जर, जोरू और जायदाद। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही काम की बातें कही है। उनमें से एक काम की बात यह भी है कि जो भी इंसान इन तीन चीजों के पीछे भागता है, जिनका नाम है जर, जोरू और जायदाद, वो कभी ना कभी अपराध कर ही देता है और कानून के शिकंजे में पड़ ही जाता है। जर यानी कि जमीन, जोरू यानी कि औरत और जायदाद यानी कि खजाना, सोना, चांदी, पैसा, इसे कहते हैं जर, जोरू, जायदाद। ये तीनों चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इनसे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो जाता है तो मुश्किल में पड़ जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कि रिश्तों को तो शर्मसार करती ही है, ना सिर्फ समाज का दिल दहलाती है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इंसान कितना बुरा हो सकता है। वो अपने रिश्तों के साथ, अपने सगे रिश्तों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जो कि एक सच्ची घटना भी है। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो कि आपको सिर्फ जागरूक ही नहीं करती हैं, बल्कि समाज को भी जागरूक करती हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। तो आज की कहानी संबंध रखती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के फतेह माजरे सिद्दीपुर गांव से, जहां पर एक परिवार बहुत ही आराम से रहा करता था, हंसी खुशी से रहा करता था। पिता की खेती थी। बड़ा भाई, जिसका नाम था जयकरण रावत, वो दुबई में जाके काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाकर घर में भेजा करता था। पिता उत्तम कुमार रावत हंसी खुशी से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी और छोटा बेटा, जो कि अभी अभी पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश कर रहा था, जिसका नाम था विशाल रावत। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जयकरण रावत की शादी भी हो चुकी थी। वो साल 2 साल में एक बार आया जाया करता था और अपनी पत्नी से मिलके हंसी खुशी दिन गुजार के वापस जाता था। इस बार भी जयकरण रावत दुबई से यहां पर आया। उसने यहां पे अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतनी देर में छोटे भाई की, यानी कि विशाल रावत की, एक नौकरी लग गई लखनऊ में। अब बड़े भाई ने कहा, नौकरी लगी है तो बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन छोटा भाई ना जाने क्यों अपनी इस नई नई लगी नौकरी से घबरा रहा था, कुछ डर सा रहा था। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि जाना तो पड़ेगा, तो जाओ। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है भैया, आप मुझे छोड़ने चलो बस स्टॉप तक। बड़े भाई ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। दोनों लोग जाते हैं बस स्टॉप तक। बड़ा भाई छोटे भाई को विदा करता है, बस स्टॉप में बस में बैठाता है और लखनऊ के लिए रवाना कर देता है। छोटा भाई जब लखनऊ पहुंचता है, पहुंचते ही सबसे पहला फोन अपनी मम्मी को मिलाता है। मम्मी, मैं हंसी खुशी पहुंच गया हूं। मम्मी बोलती है, बेटा तू तो पहुंच गया, लेकिन तेरा बड़ा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा है। क्या? बड़े भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे? क्यों? मैं तो पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया, वो क्यों नहीं घर पहुंचे? पता नहीं बेटा, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी मम्मी ने उनको ये इत्तला दी कि पता नहीं क्या हो गया है, नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। कोई 7-8 घंटे बीत चुके हैं, बड़े भैया का पता नहीं लग पा रहा है। छोटा भाई, जिसका नाम विशाल रावत है, वो पप्पा यानी कि उत्तम सिंह रावत को फोन करता है और बोलता है कि भैया का पता लगाओ, कहां है वो, कहां चले गए, उनका नंबर क्यों ऑफ है। तो पिता पता लगाते हैं। छोटा भाई फिर फोन करता है और बोलता है कि पापा एक काम करो, पुलिस में जाके रपट लिखा दो कि भैया कहीं खो गए हैं, उनकी गुमशुदगी हो गई है। उत्तम सिंह रावत जाते हैं और पुलिस में रपट भी लिखाते हैं। अब पुलिस इस केस को सुलझाने की तरफ गंभीरता से ध्यान देती है और अपनी एक टीम भेज देती है। लेकिन पूरा गांव भी, जिसमें सैकड़ों लोग रहते थे, वो उस बस स्टॉप से इन उत्तम सिंह रावत के घर की जितनी भी दूरी है, वहां पर खोज रहा है, तलाश कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है कि कहां पे गए होंगे ये। क्योंकि इस एरिया से कहीं आगे जा ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो बहुत साल दुबई में रहने के बाद यहां पर आए हैं और बाहर कहीं आते जाते नहीं है। बहुत ही खोजबीन के बाद धधड़ा ईंट भट्टी के बाजू में इन साहब का शव मिलता है। लहूलुहान, पूरी तरीके से खून से लथपथ जयकरण रावत मरा पाया गया था। उस समय पुलिस महकमा पूरी तरीके से हरकत में आ जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम बोलिए या फोरेंसिक टीम बोलिए या फिर कॉल डिटेल की टीम बोलिए, सब वहां पे पहुंच जाती हैं। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था। छोटे बेटे को फोन किया जाता है कि भाई तेरे भैया की यहाँ लाश मिली है, आ जा, जल्दी आ जा। छोटा बेटा वहां पर आता है।
खूब रोता है, धोता है। वो खुद को दोष देता है कि मेरे भैया तो कह रहे थे तू अकेला चला जा लखनऊ, लेकिन मैंने ही जिद की कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। केवल मैं ही भैया की मौत का कारण हूं, मैं ही कारण हूं। पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे ही सजा दीजिए। लेकिन सब लोग जानते थे कि ये छोटा भाई बड़े भाई की मौत से दुखी है, रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है, इसीलिए वो खुद को दोषी बता रहा है। बहुत तलाश की जाती है कि आखिर किसने जयकरण रावत को इस तरीके से, इतनी निर्दयता से, बेरहमी से उसके सर पर पत्थर मार मार कर उसे मार दिया, जान से मार दिया। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन के गुजरने के बाद भी अब भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका था कि आखिर कौन है इस हत्याकांड का असली मुजरिम। क्योंकि दुबई में रहने वाला जयकरण रावत अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया जाया करता था, तो उन सभी दोस्तों से पूछताछ होती है। वो सब बोलते हैं कि नहीं सर, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि जयकरण हमारे पास आया तो नहीं था, लेकिन उसका कत्ल कैसे हुआ हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात थी जो पुलिस को अब तक अचंभे में डाल रही थी कि वो आखिरी इंसान जिससे जयकरण रावत मिला था वो था उसका छोटा भाई। पूरे 3 दिन बीत चुके थे, घर वालों का रोना धोना थोड़ा कम हो चुका था। पुलिस को एक ही जो सुराग मिल सकता था वो उसी इंसान से मिल सकता था जिससे ये जयकरण रावत आखिरी बार मिला था। एक बार फिर से पुलिस की टीम कोशिश करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आती है विशाल रावत से। वो पूछती कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। उसने बताया कि मेरी लखनऊ में जॉब लगी थी और मैं जाना चाहता था, लेकिन फिर कभी बोला कि मैं जाना नहीं चाहता था, भैया जिद कर रहे थे। कभी बोला कि मैं जाना चाहता था, भैया तो मना कर रहे थे। वो अब थोड़ा थोड़ा हकलाने लगा था। पुलिस का शक भी उस पर बढ़ने लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो ये छिपा रहा है। इसको पता है कि इसके बड़े भाई का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया या कौन कर सकता था। लेकिन पुलिस थोड़ी सी डर भी रही थी, क्योंकि पूरा गांव इस समय पुलिस पर दबाव बना रहा था कि 3 दिन गुजर चुके हैं, इस छोटे से गांव में आप कातिल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपकी डॉग स्क्वाड की टीम ले लीजिए, फोरेंसिक टीम ले लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए, या फिर आपका कॉल डिटेल रिपोर्ट ले लीजिए, सब कुछ आपको मिल चुकी है। 3 दिन बीत चुके, 72 घंटे बीत चुके, क्यों नहीं कातिल पकड़ा गया। तो पुलिस एक बार अकेले में ले जाकर के विशाल रावत से पूछती है, थोड़ी सी सख्ती से पूछती है, और उसको ये डराती है कि अगर कुछ भी ऐसा है तो हमें बता दो, नहीं तो बेवजह तुम ही पकड़े जाओगे। वो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन उसी समय उसकी जो भाभी थी वो कुछ नजरें झुका रही थी। पुलिस को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस जयकरण रावत की पत्नी भी जानती है, छुपा रही है। आखिर सख्ती से पूछताछ के बाद पत्नी टूट जाती है और बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, हमें यह तो नहीं पता कि मेरे पति को किसने मारा, लेकिन मुझ पे गंदी नजर रखता था ये मेरा देवर। उस समय पुलिस की दिमाग की घंटी बजती है कि देवर जो था वो भाभी पे गंदी नजर रखता था, उस भाभी पे जिसका पति 2-2, 2.5 साल तक बाहर रहता था। तो हो ना हो ये प्रेम संबंध में की हुई हत्या की साजिश ही है। अब पुलिस और सख्ती से पूछती है। आखिरकार विशाल रावत टूट जाता है। वो बताता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही कत्ल किया है मेरे भाई का। विशाल रावत बताता है कि भैया इस बार जब वापस आए तो अपने किसी दोस्त से मिलने गए, लेकिन मैं भाभी को छेड़ रहा था। भाभी के साथ वापस वो आए तो हमें भाभी के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, लेकिन बड़े भाई समझदार थे, उन्होंने न मुझे कुछ बोला ज्यादा, न भाभी को कुछ बोला, बस ये बोल दिया कि अब के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते हो, तुम जाओ नौकरी करने के लिए लखनऊ। भैया ने मेरी नौकरी लगाई, मैं जाना नहीं चाहता था। विशाल रावत आगे बताते हैं कि उस समय भैया के दबाव के कारण ही लखनऊ में लगी नौकरी में वो जाने को राजी हुए। लेकिन उस रात जब वो अकेले लखनऊ में जा रहा था, उसने खुद जिद की कि भाई मेरे साथ चले, और घर से लेकर बस स्टॉप की दूरी तक रास्ते में जब बाइक चला रहा था, बड़ा भाई आगे, छोटे भाई ने पीछे से चलती बाइक में
अपने बड़े भाई जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसके सर पे किसी भारी चीज से हमला किया। दोनों गिर गए। गिरने के बाद बड़े भाई को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। इतनी देर में छोटे भाई ने चाकू निकाला और अपने बड़े भाई का गला रेत दिया। अब भी बड़ा भाई जिंदा था तो उसने पास में पड़े हुए ईंट भट्टी के एक ईंट को उठा के उसका सर कुचल दिया और आखिरकार उसे मौत की घाट उतार दिया। साथियों, इस घटना को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया कि एक सगे भाई ने एक सगे भाई की हत्या कर दी, वो भी किस लिए? एक औरत के लिए, वो भी उसकी अपनी भाभी थी जो कि मां समान थी। अपने आगे के बयान में भाभी बताती हैं, जो जयकरण की वाइफ थी, वो बताती हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन जब मैं नहा करके बाथरूम से बाहर निकली तो विशाल ने मेरा वीडियो बना लिया। फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल किया करता था। पहले तो थोड़ी छेड़खानी करता था, बाद में एक रात को आके इसने मेरे साथ गंदा काम किया। मैं क्या करती, इसने मुझे धमकी दी थी, भैया तो बाहर रहते हैं, इस घर का मालिक तो मैं ही हूं, मां बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मैं डर गई थी और बस फिर तो ये रोज की बात होने लगी। ये रोज आता था, गंदा काम करता था। पुलिस ने इस मामले में माना कि भाभी पूरी तरीके से बेकसूर थी। सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि वो छोटे भाई की इस गंदी हरकत का पता अपने सास ससुर को नहीं बता सकी, अपने पति को नहीं बता सकी और कुछ दिन के बाद शायद उसे भी ये लगने लगा कि मेरे पति बाहर रहते हैं तो शारीरिक सुख मिल रहा है तो एंजॉय किया जाए। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पकड़ के छोटे भाई को जेल में डाल दिया है। उसके खिलाफ गंभीर धाराएं लगा ली है और चार्जशीट लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथियों, हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको परेशान करें, विचलित करें या आपको सगे भाइयों या रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में बता के ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज है जो आपके आसपास गलत घटित हो रही है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पहली ही कोशिश में पुलिस को बताएं या अपने सगे संबंधी को बताएं, क्योंकि गलत करने वाला उतना गलत नहीं होता है जितना गलत सहने वाला। आज अगर भाभी अपने पति को या सास ससुर को बता देती तो शायद जयकरण रावत जिंदा होता, उस परिवार पर मातम ना छाया होता। साथियों, ऐसी सच्ची घटना लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह की सच्ची घटनाएं हम हर रोज आपके सामने ला सके। धन्यवाद।